शहर के बीचों बीच एक गली में एक पुरानी मगर आबाद दुकान थी। ये दुकान इलाके में मशहूर थी। लोग कहा करते थे कि अगर दुनिया में कोई चीज कहीं ना मिले तो अब्दुल रजाक की दुकान पर जरूर मिल जाएगी। अब्दुल रजाक 40 बरस का वजीह और खुश अखलाक ताजिर था। सफेद कुर्ता, सर पर पगड़ी और चेहरे पर नरम मुस्कुराहट, यही उसकी पहचान थी। दिन भर दुकान पर रश लगा रहता, ग्राहक खुश होकर जाते और उसकी शोहरत पर हर गुजरते दिन में इजाफा होता जा रहा था। घर में उसकी जिंदगी पुरसुकून थी। बीवी नेक और सादा औरत थी, नाम जुलेखा था। उनकी एक ही बेटी थी, आयशा, जो 16 बरस की होने को थी। खूबसूरत, शोख और चंचल। घर में एक वफादार नौकर भी था जिसका नाम जमील था, जो बचपन से अब्दुल रजाक के साथ था। एक दिन अब्दुल रजाक की मुलाकात इलाके के मशहूर हकीम हकीम हुसैन से हुई। हकीम हुसैन एक नेक और अजीब मिजाज वाला शख्स था। नीला जुब्बा पहनता, सर पर सफेद पगड़ी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। लोग कहते थे कि वो न सिर्फ जिस्म का इलाज करता है बल्कि रूह का भी इलाज करता है। अब्दुल रजाक जब पहली बार उनके पास गया तो उनकी बातों और वकार से मुतासिर हो गया। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में हकीम के लिए बेहद अकीदत पैदा हो गई। अब अक्सर ऐसा होता कि दुकान बंद करते ही वो हकीम के यहाँ चला जाता। कभी उनके लिए फल ले जाता, कभी दवाई का सामान, कभी कोई तोहफा। हकीम इससे खुश था। दिन गुजरते गए, अब्दुल रजाक की बेटी जवान हो गई, दुकान मजीद वसी हो गई, जिंदगी मामूल पर थी। मगर एक दिन एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया। उस रोज सूरज ढल रहा था, बाजार में हल्की सी खुनकी फैल रही थी। अब्दुल रजाक दुकान बंद करने ही वाला था कि वो हकीम हुसैन आ गया। ये पहला मौका था कि हकीम खुद अब्दुल रजाक की दुकान पर आया था। अब्दुल रजाक हैरान हुआ, खुशी से भागकर आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आपने तो मेरे घर का सदका उतार दिया। मेरी दुकान पर कदम रंजा फरमाइए। हकीम हल्का सा मुस्कुराया और दुकान के अंदर दाखिल हो गया। अब्दुल रजाक ने फौरन उनके लिए कुर्सी रखी और ठंडा ठंडा शरबत पेश किया। कुछ देर गुजरी थी कि हकीम हुसैन कहने लगा, अब्दुल रजाक मियाँ, मैं तुम्हारे पास एक खास अमानत छोड़ने आया हूँ। मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ और नहीं जानता कि वापसी होगी या नहीं। फिर उसने एक छोटी सी पटारी निकाली, लकड़ी की बनी हुई, सुनहरी नक्शो निगार वाली। पटारी को जमीन पर रखा और उसका ढक्कन आहिस्ता से उठाया। अंदर एक सब्ज चमकदार सांप लेटा हुआ था। हकीम ने कहा, यह सांप आम नहीं, बरसों से मेरे पास है। इसमें अल्लाह की तरफ से कुछ अजीब खसूसियात हैं। रोज सुबह सवेरे ये सब्ज रंग का जहर निकालता है, जो कि बड़ी नेमत है। अगर तुम ये जहर किसी जख्म पर लगाओ तो वो फौरन भर जाता है। अगर किसी धुंधले पुराने कपड़े पर लगाओ तो वो बिल्कुल नया हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये नेमत है। बस एक बात याद रखना, कभी अपने घर में काले रंग का कुत्ता मत लाना। जैसे ही कुत्ता तुम्हारे घर में आया, इस सांप की बरकत जहमत में बदल जाएगी। ये कहकर हकीम ने सांप को वापस पटारी में बंद किया और अब्दुल रजाक के हवाले कर दिया। रात को अब्दुल रजाक घर पहुंचा, किसी को कुछ नहीं बताया। पटारी अपने कमरे के एक कोने में रख दी। अगली सुबह वो फजर के बाद उठा, पटारी खोली और देखा कि सांप वाकईतन सब्ज रंग का जहर निकाल रहा है। उसने एक पुराने कपड़े पर वो जहर लगाया। हैरत अंगेज तौर पर वो कपड़ा नया हो गया। अब्दुल रजाक के चेहरे पर हैरत और लालच के मिले जुले असरात थे। अब उसने रोज वो जहर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुराने कपड़े खरीदता, जहर लगाकर नए बना देता और फिर बेच देता। उसका कारोबार कई गुना बढ़ गया। दिन गुजरते गए, अब्दुल रजाक का कारोबार अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। दुकान पर दिन रात ग्राहकों का तांता बंधा रहता। लोग हैरान थे कि इसके पास हमेशा बेहतरीन सामान और नई नई चीजें कैसे आ जाती हैं। घर में उसकी बेटी आयशा अब जवानी के दिनों में दाखिल हो चुकी थी, शोख नाजुक, जिंदगी से भरपूर। उसे जानवरों से खास लगाव था, खास तौर पर कुत्तों से। वो अक्सर सड़क पर आवारा कुत्तों को रोटी डालती,
जख्मी कुत्ते और बिल्लियां देखकर परेशान हो जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं चाहती हूँ कि हम भी घर में एक कुत्ता रखें। कितना अच्छा हो कि वो हमारा दोस्त बन जाए। जलेखा ने हंसकर कहा, बेटी तुम्हारे अब्बा से पूछना पड़ेगा, वो मानेंगे तो ले आना। आयशा बोली, अब्बा तो हमेशा मसरूफ रहते हैं, मैं आपसे इजाजत मांग रही हूँ। जलेखा ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर आयशा की जिद के आगे हार गई। दोनों माँ बेटी अगले दिन बाजार गईं और एक खूबसूरत मगर काले रंग का कुत्ता खरीद लाईं। वो कुत्ता चमकदार बालों वाला, मजबूत जिस्म का मालिक और ज़हीन था। उन्होंने इसका नाम शेरू रखा। जैसे ही वो कुत्ता घर में दाखिल हुआ, एक अजीब सा सकूत फैल गया। कमरे के एक गोशे में वो पटारी रखी थी जिसमें सांप था। लेकिन शाम के वक्त जब अब्दुल रजाक दुकान पर था, सांप अपनी पटारी के अंदर हल्का सा सर उठाकर फुसकारने लगा। कुत्ते ने भी वो खुशबू सूंघ ली, उसके कान खड़े हो गए। एक दिन शेरू ने अपने पट्टे की रस्सी को जोर से झटका दिया और वो टूट गई। फिर वो सीधा दौड़ता हुआ अंदर के कमरे में घुस गया, वही कमरा जहां सांप की पटारी रखी थी। कमरे में सांप के सामने प्याले में सब्ज जहर रखा हुआ था, वही जहर जो हर सुबह निकलता था। कुत्ते ने अपनी जुबान बाहर निकाली और जहर चाट लिया। एक लम्हे में कुत्ते की आंखें सुर्ख हो गईं, जिस्म कांपने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। फिर वो एक वहशी दरिंदे की तरह चीखने लगा। आयशा ने घबराकर कहा, शेरू रुक जाओ, मगर अगले ही लम्हे कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसके बाजू पर जोर से काट दिया। आयशा चीख उठी। उसकी माँ भागती हुई आई। उसने देखा कि बेटी के कपड़े पर खून लगे हुआ है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लपकी, मगर कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया। दोनों माँ बेटी जमीन पर गिरती चिल्लाती रहीं। उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़कर अंदर आए। कुछ ने लाठियों से मारने की कोशिश की, मगर कुत्ता बहुत तेज हो गया था। आखिरकार कई लोगों ने मिलकर कुत्ते को एक अलग कमरे में बंद किया, मगर तब तक वो कई लोगों को काट चुका था। जब अब्दुल रजाक की दुकान पर खबर पहुंची कि उसके घर में पागल कुत्ता घुस आया है, तो वो बदहवास होकर घर की तरफ भागा। फौरन घर में जाकर उसने कमरे की तरफ देखा। पटारी खुली हुई थी, सांप अपनी जगह खामोश था। अब्दुल रजाक समझ गया कि वो ही हुआ जिसका मुझे डर था। अब ये आफत मेरे सर है। पड़ोसियों ने मशवरा दिया कि शहर के बड़े हकीम या पीर के पास ले जाओ, मगर अब्दुल रजाक के जहन में सिर्फ एक नाम था, हकीम हुसैन। लेकिन खुदा मालूम वो कहाँ गया था, किसी को कोई पता नहीं था। रात भर वो बेचारा रोता रहा, कभी बेटी के सर पर हाथ रखता, कभी जुलेखा के करीब बैठकर दुआएं मांगता। कई दिन गुजर गए, हालात बिगड़ते गए। आयशा का बदन कमजोर होता जा रहा था। एक शाम अब्दुल रजाक थकन और निदामत के आलम में अपने कमरे में आया। सांप की पटारी सामने रखी थी, उसने लरसते हुए हाथों से उसे खोला। सांप पुरसुकून लेटा हुआ था, मगर उसके सामने प्याले में जहर की हल्की सी तह बची हुई थी। अब्दुल रजाक के दिल में ख्याल आया, शायद इसी जहर में शिफा भी हो। ये सोचकर उसने प्याले से जहर निकाला और आहिस्ता से अपनी बीवी के लबों के पास ले गया। जुलेखा बेहोश थी और उसने जुलेखा को जहर पिला दिया। चंद लम्हों बाद जुलेखा का जिस्म कांपने लगा, फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब्दुल रजाक चीख उठा, मैंने अपनी बीवी को मार दिया है। उसने शहर के एक दूसरे बड़े हकीम को बुलाया। मुआयने के बाद हकीम ने कहा कि तुम्हारी बीवी है तो जिंदा, मगर गहरी बेहोशी में। दिन गुजरते गए। एक दिन अब्दुल रजाक दुकान पर बैठा था जब उसने हकीम हुसैन को देखा। वो रोते हुए उनके कदमों में गिर गया। हकीम साहब, मेरे घर पर आफत आ गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। हकीम हुसैन सुनकर कहने लगा, तुमने जितने लोगों को धोखा दिया है उन सब से माफी मांगो। जिन्हें पुराने कपड़े नए करके बेचे, उन सब के पैसे वापस करो। और जब ये सब कुछ कर लो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। हकीम हुसैन के कहने पर अब्दुल रजाक ने कागज निकाला और एक एक शख्स का नाम लिखने लगा। खलील दर्जी, बशीर बड़ही, नजीर किसान और कई दूसरे जिसने इन्हें धोखा दिया था। वो सबके दरवाजों पर गया, हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए और बोला, भाइयों मैंने तुमसे ज्यादती की है,
मुझे माफ कर दो। लोग हैरान रह गए, कुछ ने मजाक समझा, कुछ ने गुस्सा दिखाया, मगर अब्दुल रज़ाक ने हर एक के कदमों में पैसे रख दिए। जिनसे जितना ज्यादा लिया था, उन्हें उतने पैसे वापस किए। आखिरकार वो तमाम माफिया लेकर हकीम हुसैन के पास लौटा। उसकी आंखों में सुकून था। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा सांप मुझे वापस दो। अब्दुल रज़ाक ने वो सांप, जो कभी उसके लालच की निशानी था, एहतराम से हकीम को लुटा दिया। हकीम ने सर हिलाया, फिर कहने लगा, अब ये कागज उस कुत्ते के सामने रखो। अब्दुल रज़ाक ने कागज जमीन पर रखा। कुत्ता आगे बढ़ा, कागज को सूंघा। अब्दुल रज़ाक ने वो बीमार लोग इकट्ठे किए जिन्हें कुत्ते ने पहले काटा था। वो सब जख्मों और तकलीफों में मुब्तला थे। जैसे ही कुत्ते ने एक एक को जाकर दोबारा काटा, कुछ ही लम्हों में उनके चेहरे पर नूर आ गया। जख्म भर गए और सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उस दिन के बाद अब्दुल रज़ाक ने दिल से बुरे कामों से तौबा की और कारोबार में सच्चा हो गया। उसने कुत्ते को अपने घर में रख लिया, वही कुत्ता जिसे कभी उसकी बेटी पसंद करती थी, अब पूरे घर का हिस्सा बन गया। बेटी उसे अपने कमरे में रखती, उसके साथ खेलती और कहती, ये अब हमारा मुहाफिज है।